Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है रीटा इस्सर जी। अत्यंत साधारण परिस्थिति से होने के बावजूद रीटा जी ने अपने जीवन में कई ऊंचाइयां हासिल की। पहले पिता और फिर अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वे एक आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी और आदर्श बहू का प्रतीक है। जीवन में कुछ अत्यंत आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण संकटों का सामना रीटा जी ने बड़े साहस, धैर्य और संयम से किया है और करती आ रही हैं। तो सुनिए रीटा जी की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार। द स्माइलिंग सोल्स के सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं एक खास मेहमान का, जिनका नाम है श्रीमती रीटा इस्सर जी। वेलकम रीटा जी। सो रीटा जी, आज हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सो शुरू करते हैं आपके जीवन का सबसे पहला पड़ाव। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका पूरा बचपन कहाँ पे गुजरा था? जन्म तो मेरा अमृतसर के पास एक सुल्तानपुर नाम की जगह है, जलंधर के पास भी आप कह सकते हैं। मेरे ननिहाल में मेरा जन्म हुआ था और बेसिकली मेरे पेरेंट्स अमृतसर के पास तरन तारण नाम की जगह के पास रहते थे। तो फर्स्ट डिलीवरी होने की वजह से मेरा जन्म जो था वो ननिहाल में। ऐसी प्रथा थी ना कि पहला बच्चा हो तो उनको मायके में ले जाएंगे आपका है। और उसके बाद फिर आपका घर कहाँ पे था? मतलब आप पली बड़ी कहाँ? पली बड़ी तो आप कह सकते हो कि बॉम्बे की 1958 में मेरे पापा जो थे रोटी कमाने के चक्कर में मैं कह सकती हूँ वो अपनी जगह छोड़ करके मुंबई जैसी विशाल नगरी में आ गए। आ तो गए लेकिन वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल। वो बेसिकली प्रोफेसर थे, आर्ट टीचर थे वो और पोएट थे वो। आई थिंक शी नीड्स टू बी लाउडर। थोड़ी धीमी आ रही है उनकी आवाज। ओके सो आइदर आप डिवाइस के थोड़े पास में जाइए। जी हाँ, और थोड़ा आप लाउडली तो ऑडियो वो क्लियर आएगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम थोड़े से पहले सो दैट वी कैन एडिट दिस पार्ट। जी एक कुछ आया हुआ बीच में, वो निकल जाएगा ना? क्या आया है? हाँ अब ठीक है। सो मैं पूछूंगी। ओके, आई जस्ट स्टार्ट। सो आपका जन्म सुल्तानपुर में हुआ, पर आप पली बड़ी कहाँ पे? देखिए 4 साल की बच्ची समझो 58 में। अब 4 साल के पहले कैसा बचपन था, वो तो इकलौती बच्ची थी, तो बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड थी मैं। और 56 में मेरे एक छोटे भाई ने जन्म दिया। तो हम दोनों बच्चे 1958 में मुंबई में आ गए, क्योंकि मेरे पापा रोटी रोजी के चक्कर में मुंबई महानगरी में आ गए। बेसिकली वो पोएट थे और एडवर्टाइजिंग फील्ड में उनका उर्दू और पंजाबी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता था, उसके वो मास्टर। एंड देन ही वाज अ राइटर आल्सो। लेकिन खाना खाने के लिए राइटर होना इज नॉट अ बिग थिंग। तो हम लोग जब आए, कोलीवाड़ा की एक साइन कोलीवाड़ा की एक झोपड़पट्टी थी जी में हमारा बचपन बीता। ओह, मैं और मेरा छोटा भाई था, लेकिन हालात बद से बदतर थे। फिर क्या हुआ? फिर आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई? उसके हाँ जी, स्कूलिंग मेरी सनातन धर्म हाई स्कूल कोलीवाड़ा में एक स्कूल था, उसमें मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। उसके बाद कुछ सालों में ही, मतलब 3-4 सालों में ही मेरे 3 भाई बहन और हो गए एंड वी वर अबाउट 5 पीपल। फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और उस वक्त आप सोचिए 1968 में
उन्होंने एक ऑफिस डीएन रोड पर भाड़े पे ले लिया था, और वहां से वो आर्टवर्क्स वगैरह बनाते थे, जैसे एडवर्टाइजिंग। आजकल तो मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, तभी हाथों से बनते थे आर्टवर्क्स, प्रिंटिंग प्रेस से बनते। तो वो मेरे पापा ने शुरू किया, धीरे धीरे काम चल निकला। और आई थिंक 1968 में हम लोग अंधेरी में आए। बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद और एक अकेला कमाता इंसान और इतनी छोटी जगह में रहकर भी फाउंटेन जैसी एरिया में ऑफिस लेना और उसे चलाना और फिर पूरे परिवार को लेकर और कहीं मुंबई जैसे शहर में मूव होना बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे बड़ी थी घर में, और घर में सबकी लाडली थी, तो मुझे ज्यादा समय अपने पापा के साथ बिताने थे। तो उन्हीं के नक्शे कदमों पे मैं चलती रही। और 74 में मैंने एसएससी की, और एसएससी करने के बाद पापा ने बोला कि तुम पढ़ोगी? मैंने बोला नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। ओके। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे 4 और भी हैं, उन्होंने भी पढ़ना है। तो मैंने कहा मुझे काम करना सिखा। तो 74 में मैं अपने पापा के ऑफिस वर्सोवा से वीटी जाना शुरू कर। तो मेरा कैरियर वहां से शुरू। और फिर क्या हुआ? अ, जैसे हर किसी के साथ होता है, शादी? शादी। तो उस ये शादी का भी किस्सा बड़ा अजीब था। 74 में किसी के थ्रू ही ये प्रपोजल आया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो शादी करना चाहते हैं उनकी एक कंडीशन है कि लड़की वर्किंग होनी चाहिए। देखिए, 76 में भी ये था कि औरतें जो हैं अपने पांव पे खड़ी होनी चाहिए, ताकि दोनों मिलकर के घर की गृहस्थी को अच्छे से चला सके। दिमाग खराब था मेरा, बहुत खराब था। मैंने बोला जो आदमी मुझे पाल नहीं सकता तो उसको शादी करने का क्या हक। ओके। ओके, तो मैंने इस शादी से रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं करूंगी शादी। बात आई गई हो गई। 76 में ऐसे ही कमलेश्वर जी थे, उनका एक प्रोग्राम आया करता था टीवी में। तो उनमें उन्होंने परिक्रमा ऐसा कुछ, मेरा ख्याल है शो का नाम था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माइन। और उसमें ऐसा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ द सर्विस गर्ल्स, तो ये सब्जेक्ट था। वो टीवी कहीं मेरी सिस्टर इन लॉ ने देख लिया, और इस टीवी में मुझे बात करते हुए देख लिया। तो उनमें उन्होंने मेरे मम्मा की कोई फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड, उनको अप्रोच किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे देवर के साथ इनकी शादी की बातचीत की जाए। बोथ वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर नोन टू माई मॉम। तो वही सिलसिला हुआ, लड़की दिखाने का, लड़का दिखाने का। मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज अ जेम ऑफ अ लेडी, जेम ऑफ अ लेडी। मुझे नहीं लगता कि किसी की सास इतनी अच्छी हो सकती। क्या बात है। तो मदर इन लॉ ने 3-4 दिन में बोला कि नहीं 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 नहीं, हमें तो रिश्ता करना है अभी का अभी, हमें लड़की पसंद है। तो माई पापा वॉज वेरी हैप्पी। तो मुझे कहने लगे कि रीता, रिश्ता आया है। और उस वक्त मेरे हस्बैंड की इनकम 500 रुपए महीने थी। मैंने कहा पापा नहीं, शादी नहीं करनी। बोले क्यों नहीं करनी? अब रीजन तो कोई था नहीं मेरे पास। जी। तो मैंने कहा कि, बोले लड़का पसंद नहीं है क्या? मैं कहा नहीं पापा। मेरे पापा ने 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, तीसरे दिन आप यकीन करेंगी, फाउंटेन में वो टीवी टावर है, वहां खड़े होके मेरे पापा, क्योंकि सैटरडे का दिन था, संडे मेरे घर वालों ने अल्टीमेटम दिया था कि एंगेजमेंट करनी ही करनी है। और सैटरडे को मैं रोने बैठ गई थी कि मुझे शादी करनी ही नहीं। तो 84 बस स्टॉप तक वो चल के आए और मुझे वहां खड़ा किया। एंड देन ही आस्क्ड मी, व्हाई यू से कि तुम्हें इस आदमी से शादी नहीं करनी। हम्म। मैंने कहा पापा छोड़ो ना यार, मुझे मेरी उनसे यार यार करके ही बात। देन माय फादर शोड मी अ आईना। बोले ना तो तुम कोई खूबसूरत औरत हो, ना तुम्हारा बाप पैसे वाला है, ना तुम्हारे पास बंगले हैं, ना गाड़ियां हैं, ना कुछ है। फिर तुम किस बात के ऊपर इतना इतरा रही हो कि इतने अच्छे लोगों का रिश्ता है और तुम मना कर। जी। एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं सेड अरे बाप रे, ही इज क्राइंग। तो मैंने कहा पापा आप रो क्यों? डैडी मैं बोलती मैं, आप रो क्यों रहे हो? बोले जिसकी औलाद ऐसी होती है तो वो रोएगा ही ना, जो माँ बाप की बात नहीं रख सकता, तो उसके लिए मैं और क्या बोलूँ तुम्हें। मैंने बोला अच्छा ठीक है ना डैडी, अगर आप चाहते हो मैं शादी करूँ तो मैं कर लूंगी। बोले अच्छा जी। रीजन तो बता, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा पापा यार वो ना लूज लूज पैंट्स पहनते हैं।
तो पापा कहते एक काम करेंगे, जब शादी के कपड़े बनवाएंगे ना, टाइट पैंट पहनते हैं। तो बोले जब ओके। शादी करेंगे, हाँ टाइट पैंट से पहनते, तो उस वक्त बेल बॉटम का रिवाज था। सो दैट इज हाउ मेरी इनके साथ शादी हो गई। सो बहुत ही रोमांचक किस्सा था ये, मतलब हकीकत, बिल्कुल फिल्म स्टोरी की तरह। आगे क्या हुआ अब? सारे दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे, और मैं भी, कि फिर क्या हुआ शादी के बाद? आपका जीवन कैसा रहा, ससुराल कैसा रहा? शादी होके मेरी, देखिए 13 अक्टूबर को मेरी शादी हुई 76 में। बड़े खट्टे मीठे जिंदगी रही हमारी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब मैं सुनती थी मदर इन लॉज के बारे में ना, बहुत बुरा बुरा सुनती कि माँ, सास ऐसी होती है, सास ऐसी होती है, सास ऐसी होती है। बट आई वॉज सो लकी, सो लकी। वो मदर इन लॉ नहीं थी, एज अ फ्रेंड हाँ। हमने अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत बढ़िया। दोस्ती के लिए, सास के साथ दोस्ती। और मेरे हस्बैंड, उनके जैसा आदमी शायद ही इस दुनिया में पैदा हो। ओहो। पता नहीं भगवान ने उनको किस फुर्सत में बनाया। अब सच करके जानिए मेरी बात को, कि अगर मैंने कभी लाउड हुआ भी होंगी ना, वो कभी भी लाउड, और ओके। कभी मेरी इनसे कोई तू तू मैं हो भी जाए ना, तो मेरी मदर इन लॉ कभी भी अपने बेटे की साइड नहीं ले। वो कहती थी जो भी किया होगा तूने ही गलत किया होगा। आपको जो हैरानी भी होगी इस बात की, कि मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों पिक्चर देखने जाया करते। जिंदगी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही, लेकिन कभी कभी वक्त चेंज होता है। ऐसे हमारा वक्त भी चेंज हुआ, थोड़ा ड्रॉबैक्स आ गए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन हम लोगों ने डट के मुकाबला किया उसको। ओके। आई वॉज वर्किंग, माय हस्बैंड वाज वर्किंग। और उस वक्त ये 500 कमाते थे और मैं 300 कमाता। हम जो भी कमा के लाते थे अपनी मदर इन लॉ के हाथ में देते थे। बहुत अच्छा। घर वो चलाती थी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब ऑफिस से आती थी ना, वो मुझे चाय बना करके देती। और कभी गेस्ट आ जाए मेरे घर पे, मेरे जेठ जिठानी भी को 4-5 हम लोग जेठ जिठानी है, और अगर वो नेचुरली विजिट होती थी, क्योंकि माँ सास हमारी थी, तो सब घर वही था, तो सबने वही आना था। करेक्ट। तो जब मैं ऑफिस से आती थी तो आकर के फटाफट खाना वाना बनाना, नाश्ता बनाना, डिनर बनाना सब करने लग जाती। तो आई रिमेम्बर माई मदर इन लॉ यूज्ड टू से, मेरी सिस्टर इन लॉ से, देखो भाई, या तो घर से खाना बना के लाया करो, या आने का वक्त बताया। क्योंकि ये आती है काम से थक करके, ऑफिस से थकी आती है, ना तो चाय पीती है ना कुछ करती है, सीधा किचन में चली जाती है। तो तुम लोगों को उसका ठीक से सोचना भी पड़ेगा। 82 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। उस वक्त मेरे पास 1 रुपया नहीं था ओके। कि मैं अपनी डिलीवरी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकूं। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा, रीता अब क्या? मैं कहा टेंशन मत लीजिए, लड़ेंगे। और मेरा केस बिगड़ गया था और मुझे 40 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फर्स्ट बेबी आफ्टर 6 years, तो प्री मैच्योरिटी के चांसेस। ओके। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं कूपर हॉस्पिटल में जाऊंगी और वहां पर बर्थ। तो वहां मेरे फर्स्ट बच्चे का बर्थ हुआ। 85 में मेरा बेटा हुआ। और उस वक्त आप जानिए, मैं एक बात कर रही हूँ 85 की, 6 lakhs रुपीज वॉज केप्ट इन अ कबर्ड। तब अपने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया था। फॉरनर्स आते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज आते थे, उनको हम दोनों मिलकर के रेंट हाउस करते थे, फर्निश्ड। दैट वाज माय सेकंड बिजनेस। और उसके बाद मेरे सारी फैमिली बोलने लगे, नहीं, बेबी का बर्थ तो दफ्तरी में होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन जूरू। ओके। जहां मेरा फर्स्ट बच्चा हुआ, वहीं पे सेकंड भी होगा। देन अगेन माय सेकंड बेबी वाज इन कूपर। नाइस। इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ का ब्रेन हेमरेज हो गया 82 में। शी वाज बेड, बट यस, शी सर्वाइव। मेरे हस्बैंड को मस्कट जाना पड़ा जॉब के लिए, एंड दैट वाज अ शॉक विच माय मदर कुड नॉट बियर। क्योंकि ओके। मेरे हस्बैंड 40 दिन के थे जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। अरे बाप रे। हाँ। तो 5 बच्चे और 2 बेटियों को पालना एक
सोचो 48 में, तो अब सोचो इस औरत के लिए कितना तकलीफ दे रहा होगा वो वक्त। जी। लेकिन उन्होंने अकेले ही अपने पांचों बच्चों को, दोनों बेटों की शादियां की, अपने पांचों बच्चों की शादियां की। मेरी लास्ट मैरिज हुई, और इतने मतलब क्या बताऊं, बहुत ही राजे महाराजों जैसी शादियां हुई। बट कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, वही मेरे साथ। 40 दिन कोमा में रहने के बाद मेरी मदर इन लॉ वापस रिवाइव हुई। उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, मतलब नो डाउट चलती रही जिंदगी। इनको अपना जॉब, प्रेजेंट जॉब छोड़ के मस्कट वाला वापस आना पड़ा। 87 सितंबर में हम लोग वसई में शिफ्ट हुए। जो जू का हमारा घर था, वो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप इसको बेचो, और आपकी लाइफ कहाँ सेट होती है ये पैसा लेके आप खुद वहां। तो हम लोग वसई शिफ्ट कर गए। मेरी किस्मत खराब थी, सितंबर में शिफ्ट हुए और दिसंबर में वो। चल बसी। ओके। कितनी सेवा हो सकती थी कि। लेकिन आज मैं जो भी हूँ, जहां भी खड़ी हूँ, मेरी मदर इन लॉ के आशीर्वाद से। अगर वो ना होती तो ना जाने हम कहाँ होते। वेरी नाइस। सो इस तरह से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। कोविड के दौरान क्या हुआ? क्या कोविड में चीजें बदल गई या कुछ बड़े बदलाव आए, क्या हुआ? कोविड में तो मुझे इतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। 87 में आने के बाद वसई जैसी जगह में हम दोनों ने मिलकर बंगलो बनाया, दो दो फ्लैट्स बनाए, गाड़ियां बनाई। बाद में मेरी बेटी भी बड़ी हो गई, बेटा भी बड़ा हो गया। एंड कहते हैं ना, गोल्डन स्पून वाज इन देयर माउथ। बट अगेन 2006 2007 में ऐसा पीरियड आया, हम लोग बिल्कुल खत्म हुए। प्रॉपर्टीज बिक गई, सब प्रॉब्लम हो गई। एंड देन वी वेंट इनटू अ रेंटल प्लेसेस। मेरा बेटा जो था, ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 19, ओह, ओके। क्योंकि मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई थी। 2004 में उसकी शादी हुई, और ये लड़का 19 ईयर्स का था, बट ही वाज इनटू अ लव। तो उसके सास ससुर ने कहा कि भी इसकी भी शादी करो। हम्म। सब परिवार बहुत खुश, बच्चे भी हो गए, एवरीथिंग। अब मैं आती हूँ आपके पास कोरोना काल में, हमारा बैड पीरियड, लेकिन खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वो लेविश पना खत्म हो गया। माई चाइल्ड वी वर स्टेइंग इन अ रेंटल प्लेस। उस वक्त उसने 250 फैमिली एडॉप्ट की, और 15-15 का दिन का राशन ये पर्सनली उनके घर में देके आता। तो जब भी रात को ये घर आता तो बात नहीं करता था किसी से, पहले मैं नहा लूं, कपड़े चेंज कर लूं, तब मैं आपसे बात करता। लोगों की लाशें ले लेकर के मॉल्स में जाना, उनको जलाना, क्योंकि तभी तो लोग कहते थे कि आप फैमिली वाले भी नहीं जा सकते, करेक्ट। लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाना। तब मैं इसको बोलती थी, बेटा कल तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं? जी। तब कहता था, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, सबका आशीर्वाद मेरे साथ। कोरोना से बड़ा कोरोना मेरे पास आया 2023 में। 25 मई का दिन, हम तीनों बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, कुछ बातें भी चल रही हैं। मेरा हाथ पकड़ के कहता है, माँ चल बेडरूम में। मैंने कहा क्यों? बोलता, मम्मा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मैं कहा ठीक है, तू चल, मैं जब बर्तन समेट के आती हूँ। ये उठा, 2 कदम चला होगा, नीचे गिर गया। ओह। मेरे हस्बैंड की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, उनका फिस्टुला हुआ था, वो तो उठा नहीं सकते थे। मैं गई, ये भी गए, उठा के कैसे भी बेडरूम में ले गए, इनको इसके पास बिठाया, बेटे के पास। मैं आके एम्बुलेंस वगैरह के लिए फोन करने लगी। फोन वगैरह खत्म करने के बाद बेटी को फोन किया, बेटी ने अपने बच्चों को फोन कर दिया कि नानी के पास पहुंचो। इतने में इनकी जोर से चिल्लाने की आवाज आई, रीता जल्दी आओ। मैं दौड़ के अंदर गई, ही वॉमिटेड ब्लड। अरे बाप रे। अंदर जाके मैंने इसको गले से लगाया, सब कुछ किया। आई स्टार्टेड, बस्ट हो गई मैं एकदम से। मैंने कहा एम्बुलेंस पता नहीं कब आएगी, बच्चों जाओ कोई रिक्शा ले आओ, इसको उठा करके चलते हैं। हम दो लोगों ने इसको कंधे पे उठाने की, दोनों साइड शोल्डर से पकड़ के कोशिश की। दरवाजे के बीच में ही पहुंचे थे,
मेरे हाथों में बुखार, तो वही उसने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल चली गई। हस्बैंड के पास छोटे बच्चे को छोड़ा, क्योंकि ही वॉज ऑन डायलिसिस, लाइफ ऐसी थी। लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी थी, आप सोच नहीं सकते कि 2:30-3 बजे तक ये लोग क्या बातें करते थे, कुछ नहीं पता। एक जादूगर की जैसे जान तोते में रहती है, जी। वैसे ही इन दोनों की जान एक दूसरे में थी। हॉस्पिटल चले गए, बात फैलते फैलते फैल गई। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर नहीं किया था बिकॉज आई वाज अलोन। जब तक मेरी बेटी पहुंचती, दामाद पहुंचते, तब तक उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन माँ की आत्मा अंदर से कह रही थी कि सब खत्म है, कुछ नहीं होगा। दैट वाज अ ब्लैक नाइट। कोरोना से बढ़ करके मेरे लिए ये टाइम था। वाकई, हु वुड हैव इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी, मतलब कुछ मिनटों सोच नहीं में। सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि 10 मिनट पहले तो हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। मैंने घर चेंज कर दिया, वहां से रेंटल दूसरा घर ले लिया, क्योंकि इसकी यादें वहां थी। जी। वहीं पे बैठा, वहीं से उठे, तो मैंने घर चेंज करके दूसरी जगह ले लिया। मैं और मेरे हस्बैंड वहां रहते थे। लाइफ जैसे खत्म हो गई थी। यहाँ तक भी भगवान को दया नहीं आई मुझ पे। 13 जनवरी को सेम टाइम, सेम डे, सेम सोफा, मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ। नई जगह थी, मैं जानती नहीं थी किसी को। मोहल्ले वाले आ गए, आकर के मेरे साथ हॉस्पिटल इनको ले गए। थर्सडे 2 बजे इनको हॉस्पिटल एडमिट किया। फ्राइडे का दिन गया, एंड सैटरडे सुबह 6:30 बजे ये भी चले गए। 7 महीने में ये 2 शॉक मेरे लिए, एट द एज ऑफ 70 years। आई कैन अंडरस्टैंड। बट आई रियली थैंक्स टू माय सन इन लॉ रितेश एंड माय डॉटर पूजा, उनके बच्चे। उन्होंने मुझे इस तरह संभाल के रखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। नो डाउट मैं रहती अकेली हूँ, बच्चे, उनका अपना परिवार है, उनके अपने सास ससुर हैं। मैं ठहरी पुराने विचारों की। मैं कहा बेटा, मैं आप लोगों के साथ तो नहीं रहूं, और आप लोगों को देखना है, अपने सास ससुर की सेवा करनी है, आपको उनके पास ही रहे। तुम लोग आते जाते रहो, बट साथ नहीं रहूंगी। बोथ द चिल्ड्रन आर वर्किंग। सनीला बोखाड़ में है, बेटी मेरी चेतना पब्लिकेशन में है। और वो लोग मुझे, मतलब आप समझो, फाइनेंशियली तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन यस, इन बच्चों ने संभाल लिया मुझे। और थैंक्स टू मेरे वसई पीपल, मेरी फ्रेंड, मेरे लोग, जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा कभी। सबका आना जाना मेरे यहाँ बकायदा लगा रहता है। कभी कोई आ गया, कभी किसी ने बुला लिया, कभी किसी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये रही कि मैं निकल नहीं पा रही, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रही। अपने आप को मैंने समेट लिया एक शेल में, कोशिश कर रही हूँ उभरने की। देखो कब तक उभर सकती हूँ मैं इसमें। और मुझे तकलीफ तब होती हुई जब मेरे बेटे का बेटा 6 साल था, दोनों को अग्नि दे रहा था। कहाँ से गुण आए उसमें, कहाँ से संस्कार आए उससे। जो भी रिचुअल्स थे अपने तेजिसा जी, उस बच्चे ने पूरे किए। मेरे भाई का बेटा कर रहा था सब, तो उसके हाथ से बोलता था तू हो, तो नहीं, मैं करूँ। बट निकलूंगी मैं इससे, बाहर निकलूंगी। अगेन आई विल बी द सेम, क्योंकि ईश्वर से मेरा एक ही चैलेंज है कि मैंने तुम्हें 87 से आज तक, क्यों, मैं बचपन से ही तुम्हें चाह पूछ, और तुमने मेरे साथ क्या किया। लोग कहते हैं ना कर्म अच्छे होने के लिए, हमारे तो कर्म ऐसे कौन से थे। मैंने सब बंद कर दिया था, जो जगह नहीं बंद कर दी थी, घर में पूजा पाठ करनी बंद कर दी थी, सब कुछ बंद कर। तब मेरे हस्बैंड ने उस वक्त बोला था जब वो जिंदा थे कि रीता, आप जोत को जरूर जगा के रखो, जोत में आप साक्षात भगवान को पाते हो। तेजी से जी यकीन कीजिए, मैं घंटों बैठ करके जोत के सामने रोती रहती हूँ। अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो। पर सोचिए, आप खुद हिम्मत नहीं हारना चाहती, आप खुद इस दौर से रोज़ गुजरती है, इस दुख से रोज़ गुजरती है।
स्माइलिंग सोल्स और आपका मिलना हुआ है। शायद यही एक और दौर की शुरुआत हो सकती है। इस मंच पर जो सारे सीनियर्स जुड़े हैं वो सुबह शाम हम जुड़ते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती होती है, इतना एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आप शायद कितने लोगों के मन के अंदर और नई जोत जगा सकते हैं, एक नई उम्मीद दे सकते हैं, क्योंकि इतना होने के बाद आज भी आप हैं। आप बिल्कुल किसी और पे परावलंबी नहीं हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रही हैं। तो ये सारी बातें बहुत प्रेरणा देगी और लोगों को। जाते जाते आपको कोई और मैसेज देना है सीनियर्स के लिए? मैं ओल्ड पीपल हूँ, मैं बाबा भास्कर पवार के नाम से उनके साथ जुड़ी हूँ। वहां पे 90 वृद्ध हैं। मैं वहां जाती हूँ, उनके लिए भजन वगैरह गाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। ये आज से नहीं, 1993 से है और आज भी मैं उनके साथ जाती हूँ। मेरी आज के यूथ से एक ही रिक्वेस्ट, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। कुछ नहीं रखा पैसों में, आप पैसे कमा रहे हो, आश्रम खोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हो, जागरण चौकियां करवा रहे हो, वहां पे ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी माँ घर में भूखी बैठी है, वो आपसे बोलती है बेटा मुझे भूख लगी है, जरा सी रोटी तो दे दो। तो आगे से बहू ये कहती है आपको क्या, आप भूखो 2 मिनट, जरा पहले मैं माता जी की जोत तो जगा के पहले भूख तो लगा दूं उनको। बाहर चौकी आपको पता नहीं 500 आदमी आ रहा है उनका खाना खिलाना। आपको लगता है कि माता रानी 500 लोगों को खाना खिला करके खुश होगी? आपके इतने दान देने से खुश होगी? जी नहीं, नहीं। जब तक आप अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की घर में सेवा नहीं करते, आपका ये सब किया हुआ व्यर्थ है, कुछ नहीं रखा है। सभी बच्चों से मेरी अपील करती हूँ कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता ही भगवान है। इस संदेश के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस टूटे हुए समय में आप लोगों ने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़ने का। तेजस्वी जी बहुत 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 धन्यवाद। हम भी आपके बहुत आभारी है रीटा जी कि आपने आपकी कहानी इस कदर सबके सामने रखी। बहुत धैर्य लगता है इस तरह का काम करने में, और आपने इतने धैर्य के साथ, इतने संयम के साथ आपकी जीवन यात्रा हम सबके साथ शेयर की। हम सबसे सारे श्रोताओं और दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि रीटा जी की तरह हम भी ये सीख सकते हैं कि चाहे जो हो ज़िंदगी में, जिस तरह ज़िंदगी हमें यहाँ से वहाँ ले जाए, हमें अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन रीटा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वंस अगेन। ये थी रीटा जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।